भाजपा ने गुरुवार को राहुल गांधी पर ऐसा आरोप लगाया कि जो सुना वह सन्न रह गया। पार्टी के प्रवक्ता और लोकसभा सदस्य संबित पात्रा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और दो टूक कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी गद्दार व देशद्रोही हैं। भाजपा के आरोपों पर कांग्रेस से आग बबूला हो गई और उसने लोकसभा स्पीकर को चिट्ठी लिखकर संबित पात्रा के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर डाली। आखिर क्या है ये पूरा मामला और भाजपा सांसद ने ये बात क्यों कही कि राहुल को देशद्रोही व गद्दार कहने में ना तो कोई डर है और ना ही कोई झिझक। हम आपको पूरा विवाद बताते हैं जिसको लेकर कांग्रेस व भाजपा में गहरा विवाद है। दरअसल बात 2 दिसंबर को एक फ्रांसीसी अखबार मीडिया रिपोर्ट में प्रकाशित रिपोर्ट द हिडन लिंक्स बिटवीन अ जॉइंट ऑफ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म एंड द यूएस गवर्नमेंट को लेकर हो रहा है। रिपोर्ट में ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड करप्शन रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट यानी कि OCCRP अमेरिकी सरकार का प्रभाव वाला एक संगठन वैश्विक मीडिया एजेंसी है, जबकि OCCRP का दावा है कि वह वर्ल्ड वाइड पत्रकारों का एक नेटवर्क जो भ्रष्टाचार व अपराध को लेकर निष्पक्ष रिपोर्टिंग करता है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि बाइडेन प्रशासन से इस संगठन को वित्तीय मदद मिलती है। इसके अलावा अलग अलग देशों यानी कि खासतौर से पश्चिमी देशों से भी इस संस्था की मदद करते हैं। भाजपा प्रवक्ता और पुरी से लोकसभा सदस्य संबित पात्रा ने बताया कि एक अमेरिकी उद्योगपति है जॉर्ज सोरोस जो भारत के बढ़ते कदम को लेकर दुर्भावना रखते हैं और दूसरी तरफ एक वैश्विक एजेंसी व न्यूज पोर्टल है OCCRP, जबकि तीसरे कोर्ट पर खड़े हैं कांग्रेस नेता राहुल गांधी। आरोप है कि जॉर्ज सोरोस की ओपन सोसाइटी फाउंडेशन से OCCRP को फंडिंग होती है। OCCRP सोरोस अमेरिका के डीप स्टेट आपस में जुड़े हुए हैं। इनसे भारत की प्रगति देखी नहीं जाती, लिहाजा ये भारत की एकता व अखंडता को तोड़ना चाहते हैं। OCCRP लगातार भारत विरोधी रिपोर्टिंग करता रहा है और गौतम अडानी के खिलाफ जो रिपोर्ट छपी है उसमें भी इसकी बड़ी भूमिका रही। कोई रिपोर्ट प्रकाशित होती है और सोरोस कुछ कहते हैं, तत्काल राहुल गांधी उनकी रिपोर्ट को लेकर आरोप लगाने के लिए बैठ जाते हैं, मानो राहुल गांधी उनके एजेंट हो। OCCRP अमेरिका में जॉर्ज सोरोस और डीप स्टेट के हितों से जुड़ा हुआ है। संबित पात्रा ने राहुल गांधी को देश विरोधी व गद्दार साबित करने के लिए कई उदाहरण भी दिए। उन्होंने बताया कि कोरोना काल में ब्राजील ने जून 2021 में ही कोवैक्सीन के लिए $324 के सौदे से हाथ खींच लिए थे, लेकिन कांग्रेस तब कुछ नहीं बोली। जैसे ही 1 जुलाई को OCCRP ने इस मुद्दे को उठाया, कांग्रेस ने इसे लेख को मुद्दा बना लिया और सवाल दागने शुरू कर दिए। ठीक इसी तरीके से अडानी मामले में हुआ। जैसे ही OCCRP ने अडानी पर वार किया, कांग्रेस ने वार करना शुरू कर दिया। 18 जुलाई 2021 को OCCRP ने पोगसेस विवाद की शुरुआत की। 19 जुलाई से कांग्रेस ने इसे तूल देने के लिए सारी ताकत झोंक दी। 26 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि दावों को साबित करने के लिए पोगसेस के पास कोई सबूत नहीं है। संबित पात्रा ने राहुल गांधी और जॉर्ज सोरोस के संबंध साबित करने के लिए सोरोस की संस्था के उपाध्यक्ष सलील शेट्टी के साथ घूमने का भी जिक्र किया। संबित पात्रा यही नहीं रुके बल्कि उस OCCRP के बांग्लादेशी पत्रकार मुशफिकुल फजल अंसारी से भी राहुल गांधी के संबंध बताए, जो भारत विरोधी एजेंडा चलाते। इसी तरह से दिल्ली दंगों के लिए शर्जील इमाम को चीन से फंडिंग का जिक्र करते हुए बताया कि आनंद मंगनाले ने इससे मदद की थी। मंगनाले कांग्रेस से जुड़े हुए थे और उसके लिए फंड जुटाते थे। इस तरह भाजपा ने कांग्रेस व राहुल गांधी को देश विरोधी ताकतों से जोड़ने के लिए बहुत सारे तथ्य रखे। कांग्रेस इन आरोपों से काफी नाराज है और सीधे लोकसभा स्पीकर का दरवाजा खटखटाया है। इस पूरी रिपोर्ट को लेकर के आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट बॉक्स में बताएं। तब तक के लिए देखते रहिए लाइव टीवी न्यूज। संभल में मुस्लिम भीड़ की हिंसा के बाद हालात धीरे धीरे सामान्य हो रहे हैं। प्रशासन ने भारी लोगों के प्रवेश पर पाबंदी लगा रखी है। बावजूद कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने 4 दिसंबर 2024 को संभल जाने की कोशिश की। प्रशासन ने रास्ते से ही उनके काफिले को लौटा दिया। इसके कारण दिल्ली उत्तर प्रदेश के गाजीपुर बॉर्डर पर भारी जाम लग गया। कई किलोमीटर तक वाहन फंसे रहे। राहुल गांधी के सियासी ड्रामे से आम लोगों को भारी परेशानी उठानी पड़ी। कुछ मजबूर होकर रोने लगे। SP त्यागी नाम के 80 साल के बुजुर्ग ने न्यूज 18 को बताया, मेरे भाई की मौत हो गई है, मुझे अंतिम संस्कार में जाना है। यहाँ 1 घंटे से जाम लगा हुआ है, मैं फंसा हूँ। इन्हें मजबूरियों और परेशानियों के कारण आखिर में लोगों का सब्र जवाब दे गया और उन्होंने कांग्रेस कार्यकर्ताओं की पिटाई भी कर दी। राहुल गांधी मुर्दाबाद के नारे भी लगे। आज तक ने अपनी रिपोर्ट में एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बताया जिसे अपने पिता के अंतिम संस्कार में जाना था, लेकिन जाम के कारण वह अंत्योचित में शामिल नहीं हो सका। वहीं नरेंद्र सिंह ने बताया कि वे अपनी बेटी को परीक्षा दिलाने के लिए मेरठ जा रहे थे, लेकिन जाम में फंस गए। उन्होंने पूछा कि सड़कों पर लोगों को परेशान क्यों किया जा रहा है। एयरपोर्ट से घर लौट रहे ओम प्रकाश भी घंटे जाम में फंसे रहे। उन्होंने पूछा कि राहुल गांधी के कारण सड़क को क्यों जाम किया गया है। वहीं कैलाश नाम शख्स ने कहा, हम जाम में फंसे हुए हैं, इनको अपनी राजनीति की रोटी सेकनी है, इनकी राजनीति की वजह से जनता परेशान होती है। लंबे जाम के
कारण परेशानी झेलने वालों में छात्र और कर्मचारी भी थे जो समय से अपने काम पर नहीं पहुंच पाए। संभल जाने में असफल रहे राहुल गांधी ने एक्स ट्विटर पर एक पोस्ट में कहा, पुलिस ने हमें संभल जाने से रोक दिया। विपक्ष के नेता होने के नाते यह मेरा अधिकार है और कर्तव्य है कि मैं वहां जाऊं, फिर भी मुझे रोका गया। मैं अकेला जाने को भी तैयार हूं, लेकिन वे इसके लिए भी नहीं माने। यह संविधान के खिलाफ है। वहीं संभल के एसपी के बिश्नोई ने बताया है कि जिले में अब स्थिति शांतिपूर्ण है। प्रशासन हालात सामान्य बनाए रखने का हर संभव प्रयास कर रहा है। उन्होंने कहा कि 10 दिसंबर तक बाहरी लोगों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा हुआ है। हम सभी जनप्रतिनिधियों से सहयोग की अपील करते हैं। साथ ही बताया कि 10 दिसंबर के बाद हालात को देखते हुए इस संबंध में आगे फैसला लिया जाएगा, जिसको लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने गांधी पर वास्तविक चिंता दिखाने के बजाय मीडिया का ध्यान आकर्षित करने का आरोप लगाया। त्रिवेदी ने दावा किया कि गांधी का दौरा समाजवादी पार्टी के नेताओं की तुलना में बेहतर फोटो ऑप के लिए था। राहुल गांधी अपनी बहन प्रियंका गांधी वाड्रा और कांग्रेस के अन्य वरिष्ठ सदस्यों के साथ गाजीपुर सीमा पर पहुंचे, जहां पुलिस ने उन्हें संभल में प्रवेश करने से रोक दिया। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि जिले में निषेधाज्ञा लागू कर दी गई थी। त्रिवेदी ने सुझाव दिया कि गांधी के कार्य कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच आंतरिक संघर्ष का हिस्सा थे। उन्होंने जोर दिया कि लोकसभा में विपक्ष के नेता होने के कारण गांधी को अपनी Z+S पर सुरक्षा स्थिति के कारण अधिकारियों को सूचित करना चाहिए था। त्रिवेदी ने समझाया कि इस तरह के उच्च स्तरीय सुरक्षा वाले व्यक्तियों को उचित क्षेत्र, स्वच्छता और सुरक्षा मंजूरी सुनिश्चित करने के लिए अधिकारियों को सूचित करना चाहिए। उन्होंने गांधी की आलोचना की कि उन्होंने अग्रिम सूचना नहीं दी, उनके इरादे पर सवाल उठाया और उन पर केवल एक औपचारिकता पूरी करने का आरोप लगाया। अपनी राजनीतिक ग्रहण की भविष्यवाणियों को झुठलाते हुए एनसीपी प्रमुख अजीत पवार ने न केवल बीजेपी नीति महायुति में अपनी स्थिति मजबूत की है, बल्कि छठी बार उप मुख्यमंत्री बनकर महाराष्ट्र की राजनीति में भी अपनी जगह पक्की की। अजीत पवार अब अपने चाचा शरद पवार की छाया से बाहर आ गए और 1 साल से भी अधिक समय पहले उन्होंने एनसीपी संस्थापक शरद पवार के खिलाफ बगावत की थी। महाराष्ट्र में सीएम पद को लेकर सस्पेंस भले ही खत्म हो गया है, लेकिन अभी भी कई ट्विस्ट सामने आ रहे हैं। एक तरफ देवेंद्र फडणवीस तीसरी बार सीएम की शपथ ले चुके हैं, तो साथ में अजीत पवार ने छठी बार उप मुख्यमंत्री की शपथ लेकर इतिहास रच दिया। तमाम राजनीतिक घटनाक्रम के बीच एकनाथ शिंदे भी उप मुख्यमंत्री की शपथ ले चुके हैं और इसी बीच राज्य में एक और नाटकीय बदलाव देखने को मिल सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो एनसीपी शरद पवार के कई सांसद पाला बदलकर अजीत पवार का दामन थामने वाले हैं और ऐसा होने पर केंद्र ही एनडीए सरकार को और मजबूती मिलेगी। अभी अजीत पवार की अगुवाई वाली एनसीपी के पास लोकसभा में एक सांसद है, वे सुनील तटकरे। जब शरद पवार खेमे के पास 8 सांसद हैं, उनमें सुप्रिया सुले भी शामिल। असल में खबरों के मुताबिक अजीत पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी गुट ने शरद पवार की पार्टी के सांसदों को अपने पक्ष में लाने के प्रयास शुरू कर दिए हैं। बताया जा रहा है कि इस काम के लिए पार्टी की एक वरिष्ठ महिला नेता को सांसदों से संपर्क साधने की जिम्मेदारी सौंपी गई है और हाल ही में अजीत पवार के हालिया दिल्ली दौरे के बाद ये चर्चा और तेज हो गई कि वे शरद पवार के प्रभाव को कमजोर करने की रणनीति बना रहे हैं। उनके गुट के विधायक अमोल मिटकरी ने भी एक ट्वीट के जरिए इस घटनाक्रम को अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन दिया है। मिटकरी ने अपने ट्वीट में रोहित पवार पर निशाना साधा है। रोहित पवार एनसीपी शरद पवार के नेता है। उनके ऊपर कटाक्ष करते हुए अमोल मिटकरी की तरफ से यह लिखा गया है। अमोल मिटकरी उन्हें ताना मार रहे हैं कि वे लोकतंत्र बचाने की बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, जबकि उनकी अपनी पार्टी के सांसद और विधायक विरोधी खेमे के संपर्क में हैं। ट्वीट में देवगिरी और सागर बांग्ला का जिक्र करते हुए संकेत दिया गया है कि राजनीतिक संपर्कों और बैठकों का सिलसिला तेज है। इसी बीच भिवंडी के सांसद सुरेश उर्फ बाव्या मामा महत्रे की सोमवार को देवेंद्र फडणवीस के सागर बांग्ले पर मुलाकात ने सियासी गलियारों में नई चर्चा छोड़ दी। हलचल इससे भी काफी बढ़ गई है। इधर महाराष्ट्र में नए सीएमओ के शपथ को लेकर तैयारी खत्म हुई, उधर राजनीतिक दाव पेंच भी जारी। अब देखना होगा कि अजीत पवार के इस कदम का शरद पवार गुट पर क्या असर पड़ता है और कितने सांसद व नेता इस संपर्क में आते हैं। बता दें कि लोकसभा चुनाव में अजीत पवार के केवल एक सांसद चुनकर आए थे। अब माना जा रहा है कि शरद पवार के गुट के कई सांसद पाला बदलकर अजीत पवार के खेमे में आ सकते हैं। अभी केंद्र में चल रही मोदी सरकार को 293 सांसदों का समर्थन हासिल है। महाराष्ट्र और झारखंड के साथ 2 लोकसभा सीटों के लिए उपचुनाव हुआ था। इसमें नांदेड़ और वायनाड सीट शामिल थी। कांग्रेस ने दोनों सीटें जीतकर अपनी 99 का स्कोर बरकरार रखा था। एनसीपी में अभी बीजेपी सबसे बड़ा दल है, उसके पास 240 सांसद हैं। दूसरे नंबर पर टीडीपी और फिर जेडीयू है। चौथे नंबर पर शिंदे की शिवसेना है, उनके पास 7 सांसद हैं। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का 13, उद्धव ठाकरे को 9 और शरद पवार की पार्टी को 8 सीटों पर जीत मिली थी।
इस पूरी रिपोर्ट को लेकर के आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट बॉक्स में बताएं। तब तक के लिए देखते रहिए लाइव टीवी न्यूज। कांग्रेस के बगैर विपक्ष एकजुट नहीं हो सकता, ऐसी धारणा अक्सर महसूस की जाती है, लेकिन ये भी सच है कि विपक्षी एकता में कांग्रेस ही सबसे बड़ी बाधा है। अडानी ग्रुप के कारोबार को जेपीसी जांच के मुद्दे पर तो यही देखने को मिला है कि ममता बनर्जी के बाद कई दलों ने कांग्रेस का साथ छोड़ दिया। अडानी के मुद्दे पर कांग्रेस एक बार फिर पूरी तरह से अकेले नजर आ रही है और यही बात हाल के विधानसभा चुनाव के नतीजों में भी देखने को मिलती है। झारखंड से लेकर जम्मू कश्मीर तक एक ऐसी कहानी सुनने को मिल रही है। ये सब देखकर एक बात तो साफ है कि इंडिया गठबंधन के लिए स्कोप उन राज्यों में बहुत ज्यादा है जहां कांग्रेस ज्यादा कमजोर है। कांग्रेस पार्टी हाल सुधारने का नाम नहीं ले रही है। लोकसभा चुनाव में पार्टी के प्रदर्शन से थोड़ी उम्मीद जगी थी, लेकिन उसके बाद के विधानसभा चुनावों में पार्टी लगातार विफल साबित हो रही है। हरियाणा, जम्मू कश्मीर, झारखंड और महाराष्ट्र चारों राज्यों में हाल में हुए विधानसभा चुनाव में उसकी हालत पतली देखी गई। वह देश के गिने चुने राज्यों में अपने दम पर सरकार में है, लेकिन वहां भी उसके भीतर का क्लेश थमने का नाम नहीं ले रहा है। कांग्रेस पार्टी इस वक्त देश के 3 राज्यों कर्नाटक, तेलंगाना और हिमाचल प्रदेश में अपने दम पर सत्ता में है और इसमें सबसे बड़ा राज्य कर्नाटक है, लेकिन यहाँ पार्टी के भीतर ही सिर्फ फुटबॉल हो रहा है। सीएम पद की लड़ाई राज्य 2 बड़े नेताओं में जारी है। यह लड़ाई एक बार फिर सामने आ गई है। बुधवार को राज्य के सीएम सिद्धारमैया ने उन बयानों को खारिज कर दिया जिसमें डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार ने कहा था कि पार्टी आलाकमान ने राज्य में पावर शेयरिंग का एक फॉर्मूला तैयार करवाया था और अब पार्टी हाईकमान राज्य के सीएम पद को लेकर फैसला लेगा। एक टीवी चैनल को दिए गए इंटरव्यू में डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार ने ये बात कही थी। दरअसल 2023 में कर्नाटक में कांग्रेस की जीत के बाद सीएम पद को लेकर लंबे समय तक विवाद चला था। सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार दोनों बड़े दावेदार थे। फिर केंद्र नेतृत्व के हस्तक्षेप के बाद दोनों के बीच पावर शेयरिंग का फॉर्मूला तय किया गया। डीके शिव कुमार को उप मुख्यमंत्री के पद के साथ प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष पद भी दिया गया था। इंटरव्यू में शिव कुमार ने स्पष्ट तौर पर कहा कि 2023 में नई सरकार के गठन से पहले ही उनके और सिद्धारमैया के बीच सीएम पद को लेकर एक समझौता हुआ था, लेकिन अब सिद्धारमैया के बयान के बाद शिव कुमार अपने बयान से पलट गए। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री का बयान अंतिम है, हम सीएम और पार्टी के प्रति वफादार हैं। शिव कुमार ने आगे कहा कि अब कोई बहस नहीं है। उधर कर्नाटक के मंत्रिमंडल के विस्तार या उसमें बदलाव के बारे में पूछे जाने पर सिद्धारमैया ने कहा कि ऐसी कोई योजना नहीं है। मीडिया से सवालिया लहजे में उन्होंने कहा कि यह मेरा विशेष अधिकार है, क्या मैंने आपसे कुछ कहा है तो फिर क्यों ऐसी बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जो भी फैसला होगा हाईकमान करेगा। गुरुवार को हासन में कांग्रेस की एक रैली है। इस रैली के नाम को लेकर भी विवाद है। पहले इस रैली का नाम जन कल्याण समावेश था, लेकिन इसके बाद इसका नाम बदल दिया गया और इस बारे में पूछे जाने पर सिद्धारमैया ने कहा कि उनके समर्थन यह रैली कर रहे हैं, इसका नाम स्वाभिमानी ओकुट्टा रखा गया है। कांग्रेस पार्टी इस रैली का समर्थन कर रही है। वहीं शिव कुमार ने कहा कि कांग्रेस पार्टी यह रैली करवा रही है, इस रैली में हर किसी का स्वागत है। इस पूरी रिपोर्ट को लेकर के आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट बॉक्स में बताएं। तब तक के लिए देखते रहिए लाइव टीवी न्यूज।